नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल XYZ डायरेक्शन पर। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, ये वीडियो दिखाने का आपको हमारा एक मकसद है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें और इसको आगे से आगे शेयर करें। ऋचा चड्ढा है, सेलिब्रिटी है, उन्होंने एक विवादित ट्वीट किया है। डिफेंस डिटेक्टिव से हम आपके लिए लेकर आए हैं। आलोक रंजन जी हैं जो बहुत ही अच्छी वीडियो बनाते हैं, आप उनके चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो उसके ऊपर जो ये रिएक्शन दिया है आलोक रंजन सर ने, उसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो हम आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको वीडियो दिखाते हैं। लेकिन वीडियो देखने से पहले प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम आपके लिए और अच्छी वीडियो लेकर आ सकें। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और चलिए वीडियो देखते हैं। और आप पूरी वीडियो देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा और एंड में फिर हम आपसे बात करेंगे। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। वैसे एक बात तो है कि ऋचा चड्ढा को जितने लोग उनके काम की वजह से नहीं जानते थे, अब उनके कांड की वजह से जान गए हैं। और इस बार उन्होंने अपनी फिल्मों की तरह 2 टके का पब्लिसिटी वाला स्टंट वाला कांड नहीं किया है, बल्कि इस बार उन्होंने हमारी सेना पर सवाल उठाया। देश की रक्षा के लिए अपनी जान की आहुति देने वाले वीर जवानों का अपमान किया, उनके घर वालों का अपमान किया, पूरे देश का अपमान किया। जाहिर सी बात है, आप होंगी किसी बड़ी फिल्म की एक्ट्रेस, पर अगर आप हमारी सेना पर सवाल उठाएंगी तो फिर देशवासियों का दिल बहुत बड़ा है। उनका प्यार जताने का तरीका थोड़ा सा हर्ट करता है, पर मैं आपको गारंटी देता हूं कि किसी भी सेकंड वो प्यार भेजने में कंजूसी नहीं करते हैं। तो मैडम चड्ढा को हर तरफ से भर भर कर ट्विटर पर प्यार मिला। मैडम चड्ढा इतनी ज्यादा उत्साहित हुई कि उन्हें कुछ टाइम के लिए अपने ट्वीट्स लॉक करने पड़े। लेकिन इतने से भी काम बना नहीं। वैसे सच बताऊं, ऋचा चड्ढा पर वीडियो बनाने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था, क्योंकि सारा मामला पॉलिटिकल हो चुका है। लेकिन क्या करूं, बात हमारी सेना की थी तो रहा नहीं गया। वीडियो बनाने की वैसे 3 मुख्य मेरी वजहें हैं। पहली वजह है देश के कोने कोने तक ऋचा चड्ढा का ये कांड पहुंचाना है, क्योंकि बहुत जरूरी है। दूसरी वजह है ऋचा चड्ढा और इनके जैसे जो दूसरे लोग हैं उन तक भी संदेश पहुंचाना बहुत जरूरी है कि बेटा अब भी वक्त है, संभल जाओ। और तीसरी वजह है उस रैकेट के बारे में बताना जिसका मोहरा बनकर ये लोग हर जगह अपनी टांग अड़ाने पहुंच जाते हैं। यहां तक की बात सेना की आई तो उस पर भी सवाल उठाने लग जाते हैं और सेना की कार्रवाइयों तक के सबूत मांगने से ये पीछे नहीं हटते। तो मैडम चड्ढा ने शायद दिमाग की स्फूर्ति को बढ़ाने वाली कड़ी दवाई पी ली थी। जैसे जैसे दिमाग पर दवाई का असर बढ़ता गया होगा, उसके नतीजे में उन्होंने अपने सड़े हुए दिमाग में से 3 शब्दों वाला ये ट्वीट कर दिया। गौर से पढ़िएगा। गलवान सेज हाय। हिंदी में कहें तो गलवान ने हाय बोला है। इन 3 शब्दों से आप समझ गए होंगे कि मैडम चड्ढा के सड़े दिमाग से जो बदबूदार बात निकली उसका मतलब क्या है। बिल्कुल सीधा मतलब है, गलवान घाटी में चीनी सेना से हुए संघर्ष वाले मामले में भारतीय सेना को नीचा दिखाना, उनका मजाक उड़ाना। जिस खबर को लेकर उन्होंने गलवान के वीरों का अपमान किया, वो ट्वीट भी आपको दिखाता हूं, क्योंकि उससे पढ़े बगैर बॉलीवुड की घटिया स्क्रिप्ट जैसी ये कहानी आपको समझ में नहीं आएगी। ये ट्वीट था बाबा बनारस का। बाबा बनारस के ट्विटर बायो से पता चलता है कि वो डिफेंस के चाहने वाले हैं। पता बताना नहीं चाहते या फिर पड़ोसी देश की नंबर 1 एजेंसी को खुली चुनौती दे रहे हैं कि बिना वीजा पाकिस्तान में रहते हैं, ढूंढ पाए तो आकर पकड़ लो। यानी कुल मिलाकर एक ट्विटर हैंडल है जो डिफेंस से जुड़ी खबरें देता रहता है। इन्होंने एक ट्वीट किया, इसमें लिखा है कि हम पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर वापस लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हम सरकार के आदेशों का इंतजार कर रहे हैं। हम अपना ये काम बेहद जल्दी पूरा कर लेंगे। उसके पहले अगर पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा तो जवाब बिल्कुल अलग होगा। वो इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कमांडिंग इन चीफ, नॉर्दर्न कमांड, इंडियन आर्मी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं जो नॉर्दर्न कमांड के GIC हैं। तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें एक पत्रकार ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान का हवाला देते हुए जो उन्होंने POK वापस लेने के संदर्भ में दिया था, उस पर सवाल पूछा कि सेना की राय इस पर क्या है, सेना क्या कहती है रक्षा मंत्री के इस बयान पर। तो सुनिए उनका जवाब क्या था। The defense minister rightly spoke about that just short while back that the POJK, it's a matter of time that they will be taken back. What are the preparations so far as the army is concerned? Raksha Mantri gave the statement about the POJK. As you are aware that parliamentary resolution already exists on the subject, so therefore it's nothing new. It is part of the parliamentary resolution. As far as the Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which has been given by the government of India. And whenever such orders are given, we'll always be ready for it.
सीधी सी बात है, पूरा जम्मू कश्मीर भारत का है। जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे हम पीओजेके कहते हैं, वो भी भारत का है। पर मैडम चड्ढा को शायद अपने ही इतिहास का ज्ञान कम है। ज्ञान होता तो शायद ट्वीट ना करती, लेकिन कहते हैं ना कि अधजल गगरी छलकत जाए। तो कड़वी दवाई के असर के फलस्वरूप मैडम के दिमाग ने कहा कि जिस विचारधारा को वो फॉलो कर रही हैं, उसका सर्टिफिकेट लेने का इससे अच्छा मौका हाथ में आएगा नहीं। तो फौरन मैडम चड्ढा ने ट्वीट कर दिया। मैडम चड्ढा की विचारधारा आपको हीरे की तरह बिल्कुल साफ नजर आ गई होगी। जब आप उनके ट्विटर के टाइमलाइन पर जाएंगे तो इस बात की पुष्टि भी हो जाएगी। देश के सो कॉल्ड फैक्ट चेकर साहब के ट्वीट को मैडम चड्ढा ने भर भर कर रिट्वीट किया है। अब इन फैक्ट चेकर साहब से तो आप लोग परिचित होंगे ही, इसलिए इनका परिचय देने की मैंने जरूरत नहीं समझी। इसके अलावा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी भरपूर प्यार लुटाया गया है और इन भाई साहब को तो हम सब जानते हैं। अशोक स्वयं साहब जहर उगलने में ये फैक्ट चेकर साहब को भी कभी कभी पीछे छोड़ देते हैं। उनके ट्वीट्स भी मैडम चड्ढा ने रीट्वीट मारे हैं। हर वो ट्वीट आपको इनके टाइमलाइन पर मिल जाएगा जिसमें कांग्रेस पर प्यार और बीजेपी को दुत्कार शामिल है। देखिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हम सब किसी न किसी विचारधारा को मानते हैं, उसे फॉलो करते हैं, स्वतंत्र देश में रहते हैं, तो इसके लिए भी स्वतंत्र है कि आप जिस पार्टी से अपनी वफादारी करनी है या जिस विचारधारा को फॉलो करना है वो करिए। पर अगर अपनी वफादारी साबित करने के लिए उन रास्तों पर चलना पड़े जहां नफरत फैलती हो, उस पर मैडम चड्ढा चल निकल पड़ी। सेना पर सवाल उठा दिया और मजे की बात यह कि उन्हें कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी भरपूर समर्थन मिला है। देखिए, ये सुप्रिया श्रीनेत जी हैं, इन्होंने भी समर्थन किया। सुप्रिया श्रीनेत जी को नहीं जानते तो मैं बता देता हूं, कांग्रेस की नेता हैं, उसकी सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की चेयरपर्सन हैं। इन्हें रिया जी का भी समर्थन मिला है। लिखती हैं कि ऋचा चड्ढा, मुझे तुम पर गर्व है लड़की, तुम सच्ची भारतीय हो और तुम्हारे पास इंडियन आर्मी और सरकार पर सवाल उठाने का हक है। किसी के बाप में दम है तो रोक कर दिखाते। रिया मैडम वीजे रह चुकी हैं, आरजे रह चुकी हैं, पत्रकार भी रह चुकी हैं। फिलहाल कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में स्टेट सेक्रेटरी हैं ह्यूमन राइट्स और आरटीआई लीगल डिपार्टमेंट की। प्रशांत कनौजिया जी हैं, इन्होंने भी ऋचा चड्ढा का समर्थन किया। कनौजिया जी चौधरी अजीत सिंह वाली पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के नेशनल कैंपेन इंचार्ज हैं। इसके अलावा मैडम चड्ढा को रोहिणी सिंह जी का भी सपोर्ट मिला। रोहिणी जी पत्रकार हैं, इनके बायो में द वायर लिखा है। इतना ही समझने के लिए काफी है ना। एक और पत्रकार हैं मीना कोटवाल जी, वो भी सपोर्ट में हैं। इनके बायो में भी द वायर, द प्रिंट में काम और पढ़ाई जामिया मिलिया इस्लामिया में होने का दावा किया गया है। कुछ आया समझ आपको? यानी ऋचा जानती थी कि उनका ये ट्वीट उनके मकसद को पूरा करेगा, यानी जिस विचारधारा को वो फॉलो कर रही हैं उसकी गूंज पार्टी आलाकमान तक पहुंचे, उन्हें रिकॉग्नाइज किया जाए। वो काम हो गया। पर जरा सोचिए कि पॉलिटिकल गेन के लिए ऋचा चड्ढा को जरा भी शर्म नहीं आई कि वो गलवान के उन वीरों का अपमान कर रही हैं। भारतीय जवानों ने निहत्थे ही अपने से संख्या में कहीं ज्यादा चीनियों को जोरदार सबक सिखाया था। जरा सोचिए, हमारे जवान निहत्थे जाकर उन चीनियों से भिड़ गए थे जिनके पास लोहे के रॉड्स थे, लाठियां थी, डंडे थे, कील वाले डंडे थे। चलिए, गलवान तो एक झड़प थी, करगिल वॉर वो भूल गई। 500 से ज्यादा जवानों ने वीरगति को प्राप्त किया। क्या उनके बलिदान का उन्होंने अपमान नहीं किया? पर शायद मैं गलत सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि ऋचा चड्ढा को शायद ये पता था कि कुछ लोग विरोध करेंगे, वो अपना ट्वीट डिलीट कर लेंगी, 2-4 दिन तक शोर मचेगा, उसके बाद सब चिल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, चिल नहीं होना है। इस देश के भीतर मौजूद इन जैसे लोगों को भी इस बात का उन्हें एहसास कराना है कि हम अपने जवानों, अपनी सेना का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब मैं आता हूं अपनी तीसरी वजह पर, जो है भारतीय सेना के खिलाफ चलाया जा रहा रैकेट। ऋचा मैडम को मिले सपोर्ट में एक नाम और भी है, सेहर शिनवारी का। अगर आप इन्हें नहीं जानते तो मैडम पाकिस्तान की अदाकारा हैं, यूट्यूबर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। पेड प्रमोशन के लिए आप इन्हें डीएम पर संपर्क कर सकते हैं। तो इन्होंने मैडम चड्ढा का सपोर्ट करते हुए लिखा कि इंडियन आर्मी चीफ को आईना दिखाने वाली ऋचा चड्ढा को लोग ट्रोल कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। साफ दिख रहा है कि इंडियन आर्मी ने 2019 में अभिनंदन और गलवान घाटी वाला बेइज्जत करने वाले एपिसोड से कुछ सीखा नहीं। ये ट्वीट मैंने आपको पता है क्यों दिखाया है? इसलिए जिससे आप इस पूरे रैकेट को समझ सकें। और ये इकलौता ट्वीट नहीं है, इसके जैसे हजारों पाकिस्तानियों ने ऋचा चड्ढा के समर्थन में ट्वीट किए। और सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया भी इस प्रोपेगेंडा में पूरी तरह उतर पड़ी, क्योंकि उन्हें भारत से भी भरपूर सपोर्ट मिल रहा है। तो वो भाई इसमें क्यों ना कूदे? उनके लिए तो इससे बेहतर मौका और क्या होगा जिसमें इंडियन आर्मी को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए, हम न्यूज पाकिस्तान का ये ऑफिशियल ट्वीट जिसमें लिखा गया है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस को एक्सट्रीमिस्ट्स द्वारा टारगेट किया गया है क्योंकि उन्होंने इंडियन आर्मी को आईना दिखाया है। अब आप जरा इस पूरे सर्किल को एक बार फिर से याद कीजिए। मैडम चड्ढा ने ट्वीट किया, उस पर बवाल हुआ, मामले ने तूल पकड़ा, कांग्रेस ने उन्हें डिफेंड किया, सपोर्ट में पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा फैलाने वाले ट्विटर अकाउंट्स एक्टिव हो गए, इंडियन आर्मी को नीचा दिखाने का काम शुरू हो गया। और इसकी मुख्य सूत्रधार कौन है? तो मैडम ऋचा चड्ढा हैं। देश में एक वर्ग ऐसा है जो इसे मोदी की सेना बता रहा है। उन्हें यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मोदी की सेना नहीं है, यह हमारी सेना है। इस देश के 130 करोड़ लोगों की सेना है।
जो इस देश को सुरक्षित रखती है हर तरह के खतरों से। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपना पॉलिटिक्स चमकाने के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए, अपनी निष्ठा किसी के प्रति साबित करने के लिए कभी वो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा देते हैं, कभी एयर स्ट्राइक पर सवाल उठा देते हैं, सबूत मांगने लगते हैं। लेकिन इस देश की जनता जानती है कि हमारी सेना क्या है। और गलवान में जिस तरह से चीनियों को बेदम किया गया ना, वो भूलने वाली बात नहीं है। निहत्थे हमारे जवानों ने जिस तरह से लड़ाई लड़ी, और अभी तो 4 ही माने हैं ना, आप आने दीजिए, आने वाले वक्त में वो मानेंगे कि कितने सैनिक उनके मारे गए थे उसमें। कैसे कैसे लोग भरे पड़े हैं हमारे देश के अंदर। मोदी के विरोध में आकर, मोदी के विरोध में उस देश का भी विरोध कर जाते हैं। उनको यही नहीं पता लगता कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मोदी का विरोध करना है तो चाहे कुछ भी हो, किसी का भी विरोध करना पड़े, कर देते हैं। भाई तेरे को शर्म आनी चाहिए यार। जिस देश में तू रहती है, जिस देश का खाती है, कैसे सो जाती है आराम से, सुबह उठ के एक्सरसाइज करती है, अपनी फिल्में बनाती है, मज़े लेती है, खाती है, पीती है। भाई बॉर्डर पे वो वीर जवान खड़े हैं, रातों को -40 के अंदर खड़े रहते हैं बेचारे। वो रातों को जागते हैं, तब हम सोते हैं, और तुम बोलने में 1 मिनट लगाते हो। जो कोई वीर जवान शहीद होकर किसी माँ का बेटा, किसी बाप का बेटा शहीद होकर घर में आता है ना, तो उनके घर में जाके देखा करो कि क्या होता है। तब पीछे उनका छोटे बच्चे रह जाते हैं, उनका परिवार रह जाता है, उनका क्या हाल होता होगा। देश के लिए अपनी जान कुर्बान करना ना बहुत बड़ी बात है भाई। आपसे तो अपनी फिल्में सही से नहीं बनती। बुरा तो हाल हो रखा है बॉलीवुड का, कोई देखने नहीं जाता, बाइकआउट करता है पूरा इंडिया। हर बात पे आपका बाइकआउट हो जाता है। मोदी के विरोध में बस सब हर चीज़ का ही विरोध करते चले जाओ, कोई कुछ भी हो, चाहे फौजी क्यों ना हो। शर्म आनी चाहिए भाई। जो आलोक सर ने जो वीडियो बनाई है, ये बहुत ही अच्छी वीडियो है, बहुत ही अच्छी वीडियो है। उन्होंने ठोकमा जवाब दिया इसको। अब इसको शायद अगर मतलब दिमाग होगा, अच्छे घर मतलब अच्छे परिवार से होगी, तो इसको अब ये कहती है कि मेरे नाना जी, मेरे दादाजी फौज में थे। तो तेरे को भाई पहले बोलने के पहले ये तेरे को पता नहीं लगा कि मेरे नाना जी दादा भी फौज में थे? तो क्या बोल रही है फौज के लिए? बाद में माफिया मांग रहे हो। जब इतना बकवास करके उसके बाद माफी मांगने का क्या मतलब होता है? सब कांग्रेस का मतलब कांग्रेस को खुश करने के लिए जो मर्जी बोलते चले जाओ। भाई शर्म आनी चाहिए तुमको भाई। बोलो जो मर्जी बोलो यार, मोदी को गालियां निकालो, बीजेपी को गालियां निकालो। देश के बारे में गलत क्यों बोलते हो भाई? देश के सैनिक वीर जवानों के बारे में गलत क्यों बोलते हो? वो बेचारे रातों को जाग कर हमारे वहां खड़े होते हैं बॉर्डर पे, हमारी रक्षा करते हैं। शर्म आनी चाहिए भाई, शर्म आनी चाहिए इनको। मैं तो कहता हूं कि हर बंदे को इनका विरोध करना चाहिए। मतलब ये देखो कि आप जो भी इनके साथ अभी आलोक सर ने जो निकाला है कि हर जो भी इसके साथ रीट्वीट कर रहा है, जो जुड़ रहा है, मतलब जो इसका समर्थन कर रहा है, सारे कांग्रेस वाले ही हैं। और पाकिस्तान ने तो करना ही, उनको तो खुशी है, उनको तो मज़ा आता है कि कोई हिंदुस्तान की फौज के बारे में गलत बोलता है, उनको तो मज़ा आता है। ये लोग उनको मौका देते हैं बोलने के लिए, वो बोलते हैं। शर्म आनी चाहिए भाई आपको। मोदी का विरोध करना है, मोदी का विरोध डायरेक्ट करो, उसको डायरेक्ट बोलो, डायरेक्ट गालियाँ निकालो, जो करना करो। वीर जवानों को बीच में मत लेके आओ। जो आप ये कर रहे हो अच्छा नहीं है। मतलब इतनी घटिया सोच है कि अगर हम सेना का विरोध कर देंगे, हम इसका विरोध कर देंगे, उसका विरोध कर देंगे, तो लोग हमें प्यार करने लग जाएंगे। अरे क्या तुम्हारी घटिया सोच है भाई यार। जैसी कांग्रेस पार्टी है, मैं तो कहता हूँ यार, मैं किसी का समर्थन नहीं करता, मोदी का किसी का समर्थन नहीं करते हम, ठीक है। मतलब सबकी अपनी अपनी पार्टी होती है, अपनी अपनी पार्टी के मतलब हर एक बंदा अपनी अपनी पार्टी के बारे में अच्छा बोलता है, जहाँ कुछ भी है। चलो सियासत जो है, लेकिन अपने देश के बारे में तो गलत मत बोलो भाई। वो वीर जवान है, हमारे लिए अपनी जानें कुर्बान करते हैं, -40 में जाके वहाँ ड्यूटियाँ करते हैं, रातों को जाग के बेचारे। साल भर तो कई ऐसे जवान होते हैं जो साल भर बेचारे अपने घर भी नहीं आते, बच्चों को नहीं मिल पाते। मेरे फादर साहब फौज से रिटायर हुए हैं। मैंने 15 साल उनके साथ फौज में लगाया। मैंने देखा है फौज क्या होती है, क्या करते हैं, कितने बजे सुबह ड्यूटी पे जाते हैं, कितने बजे शाम को आते हैं, क्या पीटी करते हैं, दौड़ते हैं, लड़ाई करते हैं। जब कारगिल की लड़ाई हुई थी तो मेरे फादर साहब कारगिल की लड़ाई के अंदर बीच में थे, तो मैं डैडी अपने फादर के साथ ही था फौज में। मतलब हम पीछे क्वार्टर में थे, हमारे फादर साहब लड़ाई लड़ने लगे हुए थे, तो हम भगवान से दुआ करते होते थे कि भाई हमारा देश जीत जाए, और हमारे फौजी हैं, जो हमारे फादर हैं, जो हमारे अंकल हैं, वो सारे वापस अच्छी तरह वापस खुशी वापस आ जाएं। शर्म आनी चाहिए भाई। और प्लीज़ जो भी इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।